Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss another social institution of any society, that is economy. बेटा, इकोनॉमी जो है ये वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है, माना होती है मईशत। अच्छा बेटा, मईशत जो है ये भी एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अवाइल में कि social institutions are those arrangements which are arranged by society to cater to the needs of the members of the society। यानी जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में बनते हैं। ठीक है बेटा, इसका इसका दूसरा नाम है अरेंजमेंट्स। यानी सोसाइटी ने जो अरेंजमेंट्स बनाई हुई हैं अपने मेंबर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो बेटा उनमें हमने फैमिली को डिस्कस किया, और फिर दूसरा हमने रिलीजन डिस्कस किया, और आज हम इकोनॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं, मईशत। द इकोनॉमिक सिस्टम is the social institution responsible for the production and good distribution of goods and services। यानी कि बेटा ये जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है किसी भी मुआशरे का, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो मईशत होती है, वो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? उसकी जिम्मेदारी बेटा तीन किस्म की होती है। सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कहते हैं पैदा करना। पैदा करना क्या होता है बेटा? आपको खाने के लिए, पहनने के लिए, इस्तेमाल के लिए और आराइश के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? आप देखें, आपको जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, गंदम की ज़रूरत है। तो गंदम कहाँ से आती है बेटा? गंदम जो है वो खेती बाड़ी करने से आती है। तो गंदम खेती बाड़ी से निकलती है और खेती बाड़ी में गंदम को जो है वो आ, आ, बीज बोया जाता है, फिर ये गंदम उगती है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोडक्शन कहलाता है, यानी पैदाइश, पैदा करना। तो जो कोई भी चीज है जरूरत की, वो कहीं ना कहीं पे पैदा होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मईशत का, वो होता है प्रोडक्शन। आप कपड़े पहनते हैं तो ये जो कपड़े तो आप दुकान से जाके खरीद करते हैं, लेकिन वो दुकानदार कहाँ से खरीदते हैं? वो किसी फैक्ट्री से खरीद कर आते हैं जहाँ पे ये कपड़ा बनता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है उस कपड़े की। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद जो मईशत का दूसरा स्फेयर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेटा आप देखें, गंदम जो है वो जमीनों पे उगाई गई। अब इस गंदम को आटा बनाकर हर घर में पहुंचाना है। अब इस सिस्टम के लिए क्या होता है? आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो अनाज खरीदते हैं, फैक्ट्रियों में आता है और फिर वहां से मुख्तलिफ शहरों में जाता है। मुख्तलिफ शहरों की जो मिलें हैं वो उसको खरीदती हैं, वो आटा बनाती हैं, और वहां से फिर आप लोग अपने घर के लिए, वहां से दुकानदार खरीद कर जाते हैं, फिर दुकानदारों से आप खरीद कर आते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सिस्टम। तो दूसरा एस्पेक्ट जो इकोनॉमी का है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरा जो है वो सर्विसेज। बेटा सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज ये होता है कि आप जो है एक जगह से चीज खरीद कर दूसरी जगह पर बेच देते हैं। अब ये जो दुकानदार है, दुकानदार का काम क्या होता है? इसका काम सर्विसेज का होता है। यानी एक जगह से चीज उसने खरीदी और दूसरी जगह पे उसने बेच दी। या मुख्तलिफ किस्म की आप ऑफिस देखें जहाँ पे सिर्फ ऑफिस वर्क होता है, ठेके लेते हैं, एक जगह से कोई माल लेते हैं, कपड़ा लेते हैं और फिर वो दूसरे मुल्क भेज देते हैं। अब एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर बेच बेच देना, इसको हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं।
ठीक है बेटा। उसके अलावा आप देखें, ये जो जितनी भी नौकरी पेशा लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, इसको भी हम सर्विसेज सेक्टर में यानी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा ये 3 सेक्टर होते हैं मईशत के। प्रोडक्शन, सबसे पहले कोई चीज प्रोड्यूस होती है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो चीज वहां से निकलकर मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचती है। सर्विसेज, और जो छोटे छोटे यानी होते हैं, आप दुकानदार कह लें या कोई कोई और भी मिसाल, वो वहां से एक जगह से चीज खरीद कर दूसरी जगह पर वो जाकर बेचते हैं, तो ये सर्विसेज कहलाता है। ठीक है बेटा। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं, ये 3 स्टेप होते हैं, ये 3 जो है डायमेंशन होते हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के। कौन से बेटा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। The economic institution supplies answers to 3 basic problems of all of the society confront. यानी कि बेटा जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इन 3 किस्म के प्रॉब्लम्स को देखते हैं किसी भी सोसाइटी को, जो यानी चीजें जो क्या कहते हैं कि सवाल सामने होता है या कोई चैलेंज होता है, उनको ये रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर देते हैं। वो कौन से हैं? Number 1, what goods and services should they produce and in what quantities? यानी कि किस तरह की चीजें और किस तरह की खिदमतें उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए, और वो चीज पैदा करनी चाहिए कितनी क्वांटिटी में। ठीक है बेटा। तो इस चीज का तयन आपका इकोनॉमिक सिस्टम करता है कि कौन सी चीजें हमने अपने मुल्क में, अपनी सोसाइटी में बनानी है और कितने मिकदार में बनानी है। नंबर 2, अब मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर आप चीनी, आपको चीनी की जरूरत होती है, अब आप चीनी प्रोड्यूस करेंगे कि भाई हमें इतनी चीनी प्रोड्यूस करनी है। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी, आपका पैसा सारा बाहर भेजना आपको पड़ेगा। तो आप अपनी जरूरत को देखकर आप जो इसकी प्लानिंग करते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी चीनी पैदा होनी चाहिए। उसके अलावा बिजली की मिसाल देख लें। आप देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारी नीड क्या है, कितने मेगावाट हमें बिजली चाहिए, और फिर उतनी आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये मईशत का काम होता है, ये देखना कि हमें जरूरत किस चीज की है और वो चीज कितनी हमें पैदा करनी है, तब जाकर हम उस पहलू में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इस चीज का तयन इकोनॉमिक सिस्टम ने करना होता है। नंबर 2, how should they employ their limited resources to produce the desired goods and services? यानी कि बेटा आप देखेंगे कि बहुत ही कम ममालिक होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वसाइल होते हैं, वरना तो काफी सारे ममालिक की आबादी बहुत ज्यादा है और वसाइल बहुत कम होते हैं। अब जो कम वसाइल हैं वो किस तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल किए जाएं ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लाजमन प्रोड्यूस की जाएं। ठीक है बेटा। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, आपकी फैमिली के पास फॉर एग्जांपल 100 रुपए आते हैं, अब हैं 100 रुपए और आप लोगों की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लेकिन 100 रुपया जो है वो भी किसी काम की चीज पर यानी खर्च हो जाए, इस चीज के लिए आपके बड़े जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई इसका आटा ही आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कम से कम रूखी रोटी भी खा लेंगे, वक्त गुजार लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है वो 100 रुपए बच्चे को दे देंगे, वो जाकर बाहर चिप्स वगैरह खा लेगा और घर में आटा नहीं होगा खाने के लिए। तो आपके पास कम रिसोर्सेज हैं। अब वो कम रिसोर्सेज किस जगह पे इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आपका ये जो कम रिसोर्सेज हैं वो भी एफिशिएंटली यूज हो जाए। तो बेटा इस चीज का तयन भी आपके इकोनॉमिक सिस्टम ने, आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने करना होता है। तीसरा पॉइंट, एंड फॉर whom शुड दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, और किसके लिए। क्योंकि जब कभी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपके सामने उसका कंज्यूमर जरूर होता है कि ये चीज मैं किसके लिए बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो
यानी कि जैकेटें बना रहे हैं, चमड़े की जैकेटें बना रहे हैं, तो आप कहते हैं भाई हमारा मुल्क तो इतना ठंडा है ही नहीं जितना यूरोप में ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, हमारे पास इतनी तो है ही नहीं। तो आपके मुल्क में इनकी जरूरत नहीं है। किसके लिए आपको कोई चीज बनानी चाहिए? तो आपको कंज्यूमर अपने माइंड में रखना होता है। बेटा आज आप देखें, चाइना जो है आसमानों को छू रहा है तरक्की में। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कहते हैं ना भाई चाइनीज, चाइना वालों की चीजें बहुत सस्ती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हर समाज का, हर सोसाइटी का परचेजिंग पावर देखते हैं। परचेजिंग पावर क्या होता है कि बेटा सामने वाले बंदे की कुव्वते खरीद क्या है, कितनी चीज खरीद सकता है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में हर बच्चे को कितनी खर्ची पॉकेट मनी मिलती है, 100-100 रुपए मिलते हैं। अब आप अगर वहां पे 500-500 रुपए की चीजें रखेंगे कैंटीन पे तो कोई नहीं खरीदेगा। आप कहते हैं भाई बच्चों को मिलता ही 100 रुपए है तो 500 की चीज कौन खरीदेगा। आप क्या करते हैं वहां पे 50-50 की, 80-80 की, 60-60 की, 100 तक में, यानी 100 की रेंज तक आप चीजें रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बिके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो बेटा इसको कहते हैं परचेजिंग पावर या कुव्वते खरीद। तो आप कोई भी चीज बनाने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आप कैंटीन खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो आप इस पहलू को जरूर मद्देनजर रखेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, आया वो गरीब हैं, अमीर हैं, उनका परचेजिंग पावर कितना है, पॉकेट मनी उनको कितनी मिलती है। ये चीज अपने माइंड में रखकर आप फिर वहां पे कैंटीन पे वो चीजें रखते हैं। तो बेटा अब तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें। आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का जो है क्या किरदार होता है। बेटा वो सबसे पहले ये देखता है कि कौन सी चीजें मुझे प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितने मिकदार में। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो कि कम होते हैं, तो उन कम रिसोर्सेज में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वही हम ले लें। और थर्ड, आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करने से पहले आप देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करने वाले कौन होंगे। ठीक है बेटा, उनको मद्देनजर रखकर आप अपनी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ये 3 चीजें होती हैं जिनका तयन आपका इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कर रहा होता है। बेटा इसको आप अपने यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर ही अप्लाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंटीन चलाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि मुझे कैंटीन पे कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो बिक सकती हूँ। अब मिसाल के तौर पर आप कपड़े आकर रखें और जो है वो औरतों की जो भरने के सामान है वो आप कर रखें, भाई उनका यूनिवर्सिटी में क्या। आप वहां पे खाने पीने की चीजें रखेंगे तो कौन सी चीज रखनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में। अब मिसाल के तौर पर अगर पैटीज ला रहे हैं तो फॉर एग्जांपल भाई 100 पैटीज या 200 पैटीज हमारे चल सकते हैं। अगर आप 1000 पैटीज लेकर आते हैं वो तो खराब हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की साइज देखते हैं आप कि कितने स्टूडेंट हैं और कैंटीन पे बैठने वाले कितने होते हैं, उस हिसाब से आप उस क्वांटिटी में उनकी पसंदीदा चीजें उतनी क्वांटिटी में आप लाते हैं ताकि बिक जाए, बचे नहीं। और तीसरी चीज, आप अपने गाहक को देखते हैं, उसके पॉकेट साइज को देखते हैं कि भाई उसको कितनी जेब खर्चा मिलता है, उस हिसाब से हम उसकी रेंज तक की चीजें हम लाएं ताकि वो खरीद सके। तो बेटा एक आम कैंटीन वाला भी ये बातें मद्देनजर रखता है। तो आपकी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वही सारी चीजें सोचता है, जो 3 पॉइंट्स हमने आपको बताई अपने सोसाइटी के लिए। We think of capitalist economies as relying heavily on free markets. अच्छा बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, दो तरह की इकोनॉमी पाई जाती है बेटा। एक सोशलिस्ट इकोनॉमीज और दूसरी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर रिलाइंग हेविली ऑन फ्री मार्केट्स। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो फ्री मार्केट। फ्री मार्केट क्या होती है बेटा कि भाई इतने ज्यादा रेगुलेशंस ना रखें, हुकूमत का कोई कंट्रोल ना हो मार्केट पर। फ्री मार्केट का मकसद क्या है? हुकूमत का कोई कंट्रोल ना हो, हुकूमत की कोई मुदाखलत ना हो मार्केट पर। कौन सी चीज का क्या प्राइस होगा, कितने मिकदार में आएगी या नहीं आएगी,
इस सारी चीजों का तयन मार्केट फोर्सेस को करने दें, हुकूमत का इन चीजों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो ये है फ्री मार्केट। एंड प्राइवेटली हेल्ड प्रॉपर्टी, और जितनी भी प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बसें, हवाई जहाज, ये सारी चीजें प्राइवेट लोगों की होनी चाहिए। प्राइवेट लोगों की होनी चाहिए, यानी प्राइवेट लोग अगर चाहें तो ये चीजें चला सकते हैं। भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैं एक हवाई जहाजों की कंपनी खोलना चाहता हूँ, मेरे अपने हवाई जहाज होंगे फॉर एग्जांपल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में ये चीज पॉसिबल होती है। जो प्राइवेट लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, बड़े बड़े इदारे वो चला रहे होते हैं, और वो उनका पर्सनल होता है। ठीक है बेटा, तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या है बेटा? फ्री मार्केट, यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। चीजों की कीमत, चीजों की क्वांटिटी का तयन मार्केट फोर्सेस ने करनी होती है। एंड सेकंड फीचर, प्राइवेटली हेल्ड प्रॉपर्टी, यानी जो आम सिविल लोग हैं उनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप देखिए मलिक रियाज की इतनी बड़ी जायदादें हैं, इतने बड़ी सोसाइटीज हैं। ठीक है बेटा, प्राइवेट यानी और भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी अपनी बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। उसके अलावा जो है प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी। ठीक है बेटा, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की खुसूसियतें हैं। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज, बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होता है? एज रिलाइंग प्राइमरली ऑन स्टेट प्लानिंग, यानी हर चीज का तयन स्टेट ने करना होता है कि भाई आलूओं के रेट क्या होंगे, अंडों के दर्जन के रेट क्या होंगे, घी का रेट क्या होगा, हर चीज का रेट जो वो आपकी स्टेट तय कर रही होती है। एंड पब्लिकली हेल्ड प्रॉपर्टी, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी हवाई जहाज किसी भी प्राइवेट बंदे का नहीं होता, सब कुछ स्टेट का होता है, रियासत का होता है। ठीक है बेटा, आपका नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं, उनकी मिलें हैं, आप देखें शुगर मिल फॉर एग्जाम्पल। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में हो सकता है कि आप कोई शुगर मिल लगा लें, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होता है? ये सब कुछ स्टेट का होता है। आप स्टेट के एक सर्वेंट होते हैं और आप एक मखसूस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पर उस पर काम कर रहे होते हैं। तो बेटा ये था कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज के माबीन फर्क। उसके बाद वर्क है। हम में से हर कोई बेटा अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर जाता है कमाने। तो ये जो कमाने का प्रोसेस है उसको हम वर्क कहते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में। वर्क यानी आपका काम करना बाहर, वर्किंग। वर्क प्रोवाइड्स अस विद अवर इनकम। आप जब काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपकी इनकम आती है, पैसे आना शुरू हो जाते हैं घर में। इन्फ्लुएंसेस अवर क्लास पोजीशन, जितना आप यानी आपकी जो इनकम है उसका आपकी क्लास पोजीशन पे असर होता है। फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं कि घर में, एक भाई है सारा दिन घर पड़ा रहता है और दूसरा भाई है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप देखेंगे घर के मामलात में उसकी ज्यादा अहमियत होगी जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। एंड शेप्स की कंपोनेंट्स ऑफ अवर आइडेंटिटी। और बेटा आपकी जो है, आप आपका यानी कि जो क्या कहते हैं कि आपका जो काम है, कौन सा काम करते हैं, इसका आपकी आइडेंटिटी पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कौन हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हैं तो उस पेशे की बहुत बड़ी इज्जत होती है हमारे मुआशरे में। तो आप आपकी एक आइडेंटिटी बहुत एक अच्छे इंसान की तरह पर होती है, अच्छे बंदे की तरह होती है। ठीक है बेटा, इनकम, क्लास, आइडेंटिटी, इन तीन चीजों पर आपके काम का फर्क असर पड़ता है जो कोई आप काम कर रहे होते हैं। सॉरी। It is hardly surprising then that upon meeting someone for the first time, we usually ascertain how that person earns a living. यानी कि बेटा जब कभी कोई सबसे पहले जब जब आप किसी से पहले आप मिलते हैं तो सबसे पहला आप काम क्या क्या आप सवाल पूछते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? आपको पता है जब रिश्ता वगैरह होता है ना, रिश्तेदारी करते हैं तो लड़की के माँ बाप क्या पूछते हैं सबसे पहले? हाँ भाई लड़का क्या काम करता है? लड़का
क्या काम करता है? अगर कहेंगे भाई ये सारा दिन बस दोस्तों के साथ बैठा होता है, टाइम किल कर रहा होता है और चरस पी रहा होता है, ये होता है वो होता है, तो वो उसी वक्त उनको भगा देंगे। तो काम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला सवाल ये आप लोग आपसे ये पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं। पीपल वर्क आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी लोग काम क्यों करते हैं बेटा? आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, कि भाई मुझे कमाना है, मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसकी वजह से, इस एहसास की वजह से आप काम करते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी। नंबर टू, टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, यानी आप अगर काम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप अगर कहीं पे जाकर आप अगर कहीं पे जाकर बैठेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये फारिग बंदा आ गया। तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कब करेंगे? जब आप कुछ कर रहे होंगे तब आपको लोग इस पे रिस्पेक्ट देंगे। तो इसके बोर्डम, तीसरी मोटिवेशन काम के पीछे ये होती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसीलिए आप कहते हैं भाई चलो एंगेज होना सही है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, एंगेज। तो बोर्डम। नंबर फोर, एंड टू ड्राइव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट यानी कि बेटा आप चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करूं, ताकि मेरा जो दिन गुजरता है, दिन के गुजरने पे मैं खुद को ये बताऊं कि तुमने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ अचीव किया है। ऐसे नहीं है कि तुम एक जगह पे खड़े हो। तो बेटा ये चार मुख्तलिफ किस्म की मोटिवेशंस हैं जिनकी बदौलत लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम हो। तो ये चार मोटिवेशंस होती हैं: सेंस ऑफ ड्यूटी, गेनिंग अप्रूवल, इसके बोर्डम, एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। When people work, they gain a contributing place in society, यानी कि बेटा जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका आपका स्टेटस क्या होता है? आप एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर होते हैं। बेटा एक बहुत ही बड़े दुख की बात मैं आपको बताऊं कि कल मैं फैक्ट एंड फिगर्स देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान के। तो एक इंडिकेटर है मईशत का, उसको कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो यानी कितने लोग हैं जो कि कमाते नहीं, जो कि बेटा मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आप लोगों की माइक्स भी मुझे बंद करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो बेटा डिपेंडेंसी रेशियो ये होता है कि कितने लोग हैं जो कि बोझ बने हुए हैं, बोझ बने हुए होते हैं। तो बेटा पाकिस्तान का डिपेंडेंसी रेशियो 60% से ज्यादा है, यानी 40% लोग कमाते हैं, 60% से ज्यादा लोग घर में बैठकर खाते हैं, वो कोई काम नहीं करते, जिनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो बेटा ये बहुत ही बड़े अलमिया की बात है। तो वो मुआशरा ज्यादा तरक्की करता है जिसमें हर मेंबर जो है वो कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो जब आप काम करते हैं तो आप उन 35% लोगों में या 40% लोगों में आपका शुमार होता है जो कंट्रीब्यूट करने वाले होते हैं। The fact that they receive pay for their work indicates that what they do is needed by other people. यानी आपको जब किसी काम के लिए पैसे मिल रहे होते हैं तो इससे ये साबित होता है कि जो कोई आपका काम होता है, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, उसकी अहमियत है, इसीलिए आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के लिए। एंड दैट दे आर अ नेसेसरी फैब्रिक, और ये जो चीज है जो कोई आप काम कर रहे हैं, ये एक सोशल फैब्रिक के लिए, एक सोसाइटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए एक लाजमी है, यानी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो बेटा इस चीज से आपको एक सेंस ऑफ प्राइड मिलती है कि आई एम आल्सो गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, मैं मुआशरे को कुछ ना कुछ दे रहा हूं। It is a blunt and ruthlessly public fact that to do nothing is to be nothing and to do little is to be little. यानी कि बेटा to do nothing is to be nothing, यानी अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे तो आप कुछ भी नहीं होंगे। You to be nothing यानी आप कुछ भी नहीं होंगे। अगर आप अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे रहे, आप सिर्फ खाना खा रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे, तो यू विल बी नथिंग, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी।
एंड टू डू लिटिल इज टू बी लिटिल, यानी अगर आप बहुत ही थोड़ा करते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आप अपनी फैमिली के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते होंगे, बहुत ही थोड़ी इंपॉर्टेंट रख रहे होंगे। इसीलिए अगर हम में से हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी फैमिली में इंपॉर्टेंट समझा जाऊं, मैं अपने कबीले में, मैं अपनी सोसाइटी में, मैं अपने मोहल्ले में एक इम्पोर्टेंट फर्द जाना जाऊं, तो हमें करना क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होता है। बेटा एक होता है आम बंदा, दूसरा होता है खास बंदा। आम बंदा वो होता है जो अपना बोझ खुद उठाता है, अपना बोझ किसी और पर नहीं डालता, और अपना बोझ वो खुद उठा रहा है, तो वो एक आम सा बंदा है। और दूसरा बंदा है जो कि अपना बोझ भी नहीं उठा रहा, अपना बोझ भी दूसरों पर डाला हुआ है, वो निकम्मा बंदा है। निकम्मा बंदा, और फिर आम बंदा, और फिर तीसरा बंदा कौन होता है, वो खास बंदा होता है। वो खास बंदा क्यों होता है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपना बोझ उठा रहा होता है, बल्कि अपने आसपास के दूसरे लोगों का बोझ भी उसने उठाया हुआ होता है, तो वो बहुत ही खास बंदा होता है और उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जी बेटा आप मुझे बताएं कौन सा बंदा बनना है। हेलो मोहम्मद सर अवैध। जो सर दूसरों खास। जी सर खास। अच्छा चले ठीक है, ठीक है बेटा। ये खास बंदा बनना है सर, जी क्योंकि जी सोसाइटी उसी जी को कबूल बिल्कुल करती है जो खास होता है। बिल्कुल बेटा, और कोशिश करनी है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोशिश करें कि मुआशरे से जितना आपको मिल रहा है ना, जितना आपको मिल रहा है उसका, उससे कुछ ज्यादा दें। हम क्या करते हैं, मुआशरे को वापस देते ही नहीं है। जितना आप होटल में खाते हैं, जितना खाना खाते हैं, उतने आप पैसे देते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है उस बंदे के बारे में जो जाकर पेट भरकर खाता है और साइड से निकल जाता है, पैसे नहीं देता, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो मुआशरे के लिए वैसे बंदे बने पड़े हैं, जो सिर्फ मुआशरे से ले रहे हैं, बदले में मुआशरे को कुछ नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर मेरी मेरी मिसाल कहाँ पे आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ तनख्वाह लूं और बदले में अपने स्टूडेंट को ना पढ़ाऊं, इट मीन्स मैं सिर्फ ले रहा हूं, मैं दे नहीं रहा। मेरी मिसाल भी उस चोर की तरह हो जाएगी जो होटल पे खाता है लेकिन बदले में वहां पे पैसे नहीं देता। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके लिए इतने पैसे खर्च करती है आपकी गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाती है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देती है, लेकिन अगर आप भी टाइम पास करें तो आप यानी बहुत कुछ खर्च तो करवा रहे हैं, लेकिन बदले में आप कल कुछ भी नहीं देने जा रहे अपने सोसाइटी को। ठीक है बेटा, तो आपकी मिसाल उस डॉक्टर की तरह बन जाएगी जो फीस तो अपनी मुकम्मल लेता है लेकिन पेशेंट को देखता ही नहीं है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हम कम से कम अगर हम खास नहीं बन सकते, कम से कम एक आम इंसान रहें, निकम में हम हरगिज ना रहें। एक और बेटा बहुत बड़ी बीमारी पाई जाती है हमारे अंदर में, वो ये है कि हमारे ये सोसाइटी में लोग गरीबों की मदद भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे चेहरे जो इवन दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनके पास इतनी सलाहियत होती है, लेकिन वो भी उन गरीबों की लाइनों में खड़े हो जाते हैं ताकि हमें भी कुछ मिले। ठीक है बेटा, तो ये भी एक निकम्मे तरीन लोगों, इवन उनके पास है, वो अपना बोझ उठा सकते हैं, फिर भी वो दूसरों पर बोझ बने पड़े, तो वो उनका शुमार भी निकम्मे लोगों में होता है। तो अच्छे लोग कौन हैं, किसी की मदद लेने से पहले खुद से जरूर पूछें कि आया हम मदद लेने की काबिल हैं भी कि नहीं है। People in occupations that combine high economic, occupational, and educational prestige typically show the greatest satisfaction with their work and the strongest job attachment। यानी कि बेटा वो लोग जो अपने काम में यानी कि उनका क्या कहते हैं कि अपने काम से वो मुतमईन होते हैं, दिल उनका खुश होता है,
काम को वो गेम की तरह कर रहे होते हैं, उनकी क्या खुसूसियत होती है और अपने काम से उनका बड़ा लगाव होता है। हाई इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल यानी वो बहुत अच्छे ऑक्यूपेशंस में होते हैं। हाई एजुकेशनल प्रेस्टीज, उनकी तालीम भी बहुत अच्छी होती है, यानी तालीम भी बहुत अच्छी होती है और उनका माइंड भी बड़ा क्रिएटिव होता है और वो किसी अच्छे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम दे रहे होते हैं। तो बेटा उनकी जिंदगी आप यूं समझो जन्नत की तरह गुजर रही होती है, आसपास के सारे लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। अच्छा बेटा, प्रेस्टीज कहते हैं रिस्पेक्ट को, रिस्पेक्ट को हम प्रेस्टीज कहते हैं सोशियोलॉजी में। When people fail to find their work fulfilling and satisfying, they may experience alienation. बेटा एलिनेशन क्या है? एलिनेशन यानी जब कभी आपका काम में, किसी काम में दिल ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसका पढ़ाई में दिल ही ना लगे, लेकिन माँ बाप के डर की वजह से वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ जाए, क्लास में तो बैठा रहे लेकिन उसे कोई बात पल्ले ना पड़ रही हो, वो बस वहां से निकलना चाह रहा हो। इट मीन्स ही फील्स दैट आई एम नॉट कनेक्टेड विद दिस एनवायरमेंट, मेरा इस सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं जबरदस्ती भेजा गया हूँ यहाँ पे। इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। कब होती हैं? when you fail to find their work fulfilling and satisfying, यानी जब आपको अपने दिल, अपने काम, आपको अपने काम यानी अच्छा नहीं लगता और आप समझते हैं कि ये काम मेरे मिजाज का नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम के लिए अजनबी हूँ, ये काम मेरे लिए अजनबी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एलिनेशन फील करते हैं। बेटा बहुत सारे लोग इस तरह से काम में होते हैं, आपने देखा है ना, मंडे पे छुट्टी होती है तो बड़ा एंजॉय करते हैं, फिर मंडे पे काम पे जाने के लिए उनको सर में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम उनके मिजाज का नहीं है। तो बेटा बजाय कि आपका फ्यूचर, आपका कैरियर आपके लिए एक सजा बन जाए, आप काम, कोई भी जॉब पर जाने से पहले खुद से जरूर पूछो कि मैं किस काम के लिए बना हुआ हूं और कौन सा काम मेरे लिए बना हुआ है। उस काम पे फिर आपको भले कम ही तनख्वाह मिले लेकिन उसमें आप एंजॉय करेंगे। हमारे यहाँ काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता अपने कैरियर का। उनकी मिसाल मैं हमेशा यूं दिया करता हूँ, वो ऐसे मुसाफिर हैं जो रिक्शा पे चढ़कर रिक्शा वाला पूछता है हाँ भाई कहाँ जाना है, तो वो कहता है जहां आपकी मर्जी में लेकर चलें, यानी उनकी अपनी कोई मंजिल नहीं होती। तो भाई आप यूनिवर्सिटी के बाद क्या करेंगे? भाई जो कोई जॉब मिली हम कर लेंगे। इट मीन्स आपकी अपनी कोई मंजिल नहीं है। तो वो बंदा जो जो कोई भी काम कर लेता है ना, वो आगे जाकर एलिनेशन का शिकार होता है, वो उस काम को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी एंजॉय नहीं करेगा। Alienation refers to a pervasive sense of powerlessness, meaninglessness, normlessness, social isolation and social estrangement. बेटा ये पांच चीजें होती हैं एलिनेशन में। पावरलेसनेस यानी आप फील करते हैं कि आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, आप बस आप बस आपको कोई घसीटा जा रहा है आपको वहां पे, आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप ट्रेन के आखिरी डब्बों की तरह हैं जो बस पीछे पीछे जा रहे होते हैं। मीनिंगलेसनेस, आप कहते हैं मेरी काम का कोई पर्पस, कोई माना है ही नहीं, मैं बेमाना काम कर रहा हूँ। नॉर्मलेसनेस, कोई कायदा कानून नहीं आपको यानी मिलता उसमें। सोशल आइसोलेशन, आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं उसमें। एंड सेल्फ स्ट्रेंजमेंट, आप अपने आप से भी बहुत दूर चले जाते हैं इस तरह के कामों में। People show considerable differences in reactions to work and group experiences. Differences in reactions to work and group experiences, यानी कि सारे लोगों में फर्क होता है, हर बंदे का अपना अपना रिएक्शंस होता है काम की तरफ। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, सारे लोग एक तरह नहीं अपनी पढ़ाई को देख रहे होंगे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो हर काम में कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ लोग हो रहे होते हैं। What one person finds a challenge, another may view as an unendurable pressure. यानी कभी कभी क्या होता है, एक सेम चीज जो है वो एक बंदा उसको चैलेंज के समझ रहा होता है और दूसरा बंदा उसको
एक यानी सजा के तौर पे देख रहा होता है कि भाई ये जो प्रेशर है मैं मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, अब एग्जाम में कुछ बंदों के लिए है कि भाई हमें अपनी सलाहियतों का पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, ये हमारे लिए अच्छा मौका है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई ये एक बहुत बड़ी आफत आकर हमारे ऊपर पड़ी है, पता नहीं क्या होगा हमारा। तो हर बंदा अपना अपना रिएक्शन दिखाता है सेम चीज की तरफ व्हेन इट कम्स टू वर्क। असेसमेंट ऑफ मोनोटोनी वेरीज वाइडली। बेटा मोनोटोनी क्या होती है? मोनोटोनी यानी हमेशा एक जैसा काम, कोई तब्दीली, कोई यानी दूसरा एक्सपीरियंस नहीं, बस सुबह को उठना, क्या कहते हैं कि सेम चीजें, सेम एक्सपीरियंसेस। मोनोटोनी मीन सेम एक्सपीरियंसेस डे ऑन डेली बेसिस, यानी रोज आप वही गाना, अगर आप एक ही गाना रोज सुने तो क्या होगा? आप बोर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही काम होता है लोगों के साथ, रोज एक तरह के एक्सपीरियंसेस उनको देखने को मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मोनोटोनी। ऑलमोस्ट एनी जॉब विल सीम बोरिंग टू सम पीपल, यानी हर काम किसी न किसी बंदे के लिए बोरिंग और मोनोटोनी जरूर होगी। ठीक है बेटा, तो कोई सवाल, कोई बात ऐड करना चाह रहे हो आप लोग? अभी 2 मिनट है हमारे पास। एनीवन? सर एलिनेशन सर डिस्क्राइब करिए। Yes, sir. जी बेटा, मोहम्मद मोहम्मद अवेस। सर मैंने कहा एलिनेशन दोबारा सर रिपीट कर दो। बेटा एलिनेशन ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपकी दिल नहीं लग रही। जब उस काम में आपकी दिल नहीं रही लग रही तो वो माहौल आपके लिए अजनबी अजनबी महसूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई को दिल नहीं करता, लेकिन माँ बाप के प्रेशर की वजह से वो यूनिवर्सिटी आ जाता है। अब वो क्लास में तो बैठा है लेकिन कोई सब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आता, कोई बात उसको समझ में नहीं आती। वो बस ये चाहता है कि क्लास खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊं। उसको क्लास चेयर्स, अपने क्लास फेलो सारे जो है वो यानी अच्छे महसूस नहीं हो रहे होंगे, उनसे चिढ़ आ रही होगी उनको। तो इस फीलिंग्स को हम कहते हैं एलिनेशन। यानी जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पर आपका दिल ना लगे, आप इंजॉय ना करें, बल्कि आप जो वो खफा खफा महसूस करें, इसको हम कहते हैं एलिनेशन। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, अभी ये आप लोग देखें लास्ट मिनट चल रहा है, तो हम 5 मिनट के बाद सेकंड सेशन में मिलते हैं। आज सिर्फ हमारे 2 सेशन ही होंगे। अल्लाह हाफिज।